क्लास 12th की क्लास में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और जो पढ़ाया जा रहा था उसी के आगे चर्चा करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों के बारे में एक फार्मूला डिराइव किया था। बच्चों वो फार्मूला क्या था? आप देखे होंगे कि हमने आपको 1/c अगर 3 संधारित्र लिए गए थे और उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3, तो तुल्य धारिता हम देखें उनका जब योग निकालने के पश्चात तो ये सूत्र आपको प्राप्त हुआ। यह सूत्र श्रेणी क्रम के लिए बच्चों वैध होगा। जहाँ पर भी आपको श्रेणी क्रम में संधारित्र लगे होंगे वहाँ पर आप इनका उपयोग करेंगे। अर्थात आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी श्रेणी क्रम में अगर लगे हुए जो संधारित्र हों, ठीक है, तो उनका योग अगर तुल्य धारिता निकालनी हो तो वो तुल्य धारिता जो होगी बच्चों वो उनके व्यतक्रम के योग के बराबर कहली जाती है। व्यतक्रम का मतलब उसी का उल्टा देखिए, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/3c3 ये श्रेणी क्रम के लिए। अगर इसी केस में बच्चों किसी संधारित्र की धारिता यह कह दिया जाए, जैसे 3 प्लेट हम ले लेते हैं। कितनी प्लेट बच्चों ले लेते हैं? 3 प्लेट ले लेते हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 एंड C3, ये तीनों आपस में अगर बराबर हो जाएं तब आप देखेंगे, अर्थात तीनों का मान C हो जाए या तीनों का मान बराबर दिया हो, C1 = C2 = C3, तो आप किसी को भी एक टर्म बराबर कर सकते हैं और आप देखेंगे 1/c = क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। यहाँ 3 प्लेट की बात कर रहे हैं, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए ये एलसीएम बराबर हो गया। अगर हम 1/c की बात करें बच्चों तो 1/c = जब एलसीएम बराबर होता है तो आप जानते हैं 1 + 1 + 1/c1। और आप देखिए केस है, इस केस को मेरा बताने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देगा क्या बच्चों? 1/c = आपको क्या मिलेगा? 3/c1। C1 क्या है? ये इस केस में होगा, ऐसे 3 प्लेटों के लिए होगा जब तीनों की धारिताएं आपस में बराबर होंगी। और अगर आप C बराबर निकालें तो इसको जब बदलेंगे तो C = आपको क्या मिलेगा? देखिए ये मिलेगा C1/3 भी लिख सकते हैं। यह उसकी टोटल धारिता कही जा सकती है। निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब धारिता निकालते हैं तो देखिए C निकालना है ना कि 1/c निकालना है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताए। अगर बराबर ना हो या अगर इसी का उल्टा आप जैसे ऐसे लिखना चाह रहे हैं 1/c = कब? जब धारिताएं आपस में अगर प्लेटों की बराबर हैं तो जितनी प्लेटें होंगी n लिख दीजिए और नीचे क्या लिख दीजिए? C। तो ये भी होता है कभी कभी n/c और c/n ऐसे दिया रहेगा तो पूछ क्या रहा है? अगर तुल्य धारिता पूछ रहा है तो देखिए ये मिलेगा 1/c = n/c, और इसी से रख के आप निकाल सकते हैं। या अगर C बराबर पूछे तो C = आप लिख सकते हैं c/n, यानी जो धारिता बराबर होगी 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए अगर हम कहें कि किसी भी इसमें ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट कभी कभी वाइबा में पूछ लिया जाता है तो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। निकाल वैसे भी सकते हैं लेकिन ये डायरेक्ट हो जाता है। यह एक तरीका है सीखने का, बड़ा आनंद सा तरीका आपको बता दिए। आप इसको ज़रूर यूज कर सकते हैं। नीट उट में ज़्यादातर ऐसे पूछ लिया जाता है घुमा के क्वेश्चन, तो नीट और जेईई के क्वेश्चनों को थोड़ा सा इसी तरीके से बनाया जाता है और आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। होता कुछ नहीं है बच्चों, जब बेस मजबूत होता है तो बेस जब मजबूत होता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आइए हम चलते हैं, आज समांतर क्रम देखते हैं। कल हमने श्रेणी क्रम की बात कर लिया था, आज हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और किसको जोड़ने चल रहे हैं? समांतर क्रम में हम किसको जोड़ेंगे? समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ेंगे। और जब समांतर क्रम में लेंगे बच्चों तो हम मानेंगे कि कोई एक क्रम होगा। समांतर का मतलब ही होता है एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तो हमने 3 प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे के समांतर ले ली इस तरीके से, और इनका 2 टर्मिनल ले लिया गया, एक A और एक B।
मान लेते हैं यह टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बच्चों बी है, ठीक। तो अब इनका अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो देखिए पहली प्लेट को यहाँ से जोड़ दिया, अब दूसरी प्लेट को कहाँ से जोड़ेंगे, इसी एक स्थान से। अर्थात इसमें अगर देखिए तो बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी और इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, आप देखिए 3 प्लेटें हैं, तीनों पर आप लिख सकते हैं प्लस Q1 और इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पे अगर चार्ज कहें Q2 है तो आप देखिए इसके पहले हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा था उसमें चार्ज क्या था, Q सेम था, लेकिन इसमें चार्ज अलग अलग है बच्चों। ये देख समझने की बात है, कभी कभी पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऐसी कौन सी राशि है जो अलग होती है, तो आप बता सकते हैं श्रेणी क्रम में हमने चार्ज को क्या किया था, फिक्स किया था, लेकिन इसमें समांतर क्रम में चार्ज फिक्स नहीं होता। चार्ज हर प्लेट पर अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन धारिता का वोल्टेज अगर देखा जाए, संधारित्र की धारिता का विभवांतर नहीं बदलता, इसमें क्या फिक्स रहता है, यानी जितने वोल्ट पर आप सप्लाई देते हैं उसका विभवांतर नहीं बदलने वाला है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि V का मान बदलने वाला नहीं है, इसमें V फिक्स रहता है, उसमें चार्ज फिक्स रहता है, आवेश फिक्स रहता है, यानी एक ही प्रकार का आवेश उसमें फ्लो करता है, तो इसलिए उसमें V अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने पहले ही बताया है Q के बढ़ाने पर V का मान, अब यहाँ पर देखिए Q अलग अलग हैं, तो अलग अलग के लिए, सब के लिए, समस्त दोनों का योग के लिए विभवांतर V जो आप लगाओगे वो हमेशा इसमें फिक्स रहता है, जितने वोल्ट पर सप्लाई होती है उसी। इसका उपयोग आप पंखों में देखिए होता रहता है, तमाम प्रकार के जो पंखे होते हैं उनमें भी यह संधारित्र लगे होते हैं, ठीक है। उन्हीं की सहायता से कभी लाइट बढ़ती है घटती है तो बैलेंस होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं है। समांतर क्रम में अब हम देखें कि आप यहाँ पर रख दिए हैं और इस प्लेट की धारिता अगर C1 हो, इसकी C2 हो, इसकी C3 हो, तो बच्चे पहले पर अगर हम देखें, पहली प्लेट पर हम मान सकते हैं, माना कि कोई 3 प्लेट है जिस पर चार्ज Q1, Q2, Q3 हैं और जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, जिनको A के सिरे से B के सिरे से जोड़ा गया है, यानी A को पहली प्लेट के इस वाले सिरे से और फिर इस दूसरी प्लेट के इस वाले सिरे से, तीसरी प्लेट के इस वाले सिरे से। तो ये हमारा जो क्रम है, इस क्रम को हम देख रहे हैं, यह हमारा क्रम कैसा क्रम है बच्चों, यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में नहीं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम अंतर देखिए, यहाँ से जो निकल रहे हैं देखिए भुजाएं आपस में बट गई हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में एक ही लाइन से सीधे जोड़ दिया गया था, इसलिए एक ही लाइन से अगर कोई भी धारा अगर चल रही है तो जान लीजिए कि वो श्रेणी क्रम होगा। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग परिपथों को अलग अलग परिपथ बनाए गए हैं और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। यह हमारा समांतर क्रम है। दोनों में से क्वेश्चन आता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो देखें पहली प्लेट पर, जो हमारी पहली प्लेट है उस पर चार्ज अगर हम माने Q1 है, तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, बड़े अच्छे ढंग से आप जानते हैं, इसको मैं बता चुका हूँ। Q इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, आप लिखे हैं इसके पहले, ये देखिए हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं, Q प्रोपोर्शनल V लिखते हैं कि नहीं, तो ये क्या देता है हमें, ये देता है Q इज इक्वल टू CV। और जब Q बराबर हम निकाल रहे हैं तो अगर Q1 है तो ये यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रहेगा, लेकिन V का मान बराबर है, सब में पहले बता रहे हैं V ही रहेगा। तो आप लिख देंगे पहले के लिए क्या लिखेंगे, C1 V लिखेंगे। और अगर हम दूसरे प्लेट के लिए देखें, दूसरे प्लेट पर जो चार्ज है Q2 का मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इसके संधारित्र की धारिता की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश ही आप जानते हैं धारिता को प्रभावित करता है। तो अब देखिए आगे अगर हम लिखें Q2 इज इक्वल टू बच्चों, तो Q2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए उससे C2 एंड V। इसी तरीके से अगर तीसरे प्लेट की हम बात करें तो Q3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं C3 एंड V। क्लियर? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो पूरे इस A और B के लिए इतना अगर आपने लिख लिया है, इस पूरे A और B के लिए हम क्या करेंगे, पूरी प्लेट के लिए विभवांतर की बात करेंगे। तो हम कहें A तथा B के कुल आवेश की अगर बात किया जाएगा तो कुल आवेश Q बराबर आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 और प्लस
Q3। अगर 4 होता तो 4 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक और जोड़ सकते हैं आप नीचे और उसको भी ले जाकर उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो Q1 का मान, Q2 का मान, Q3 का मान इसी समीकरण में रख देंगे बच्चों। ये जो समीकरण दिया हुआ है आप इसी में रख दीजिए, इसको एक बना लीजिए और लिख दीजिएगा समीकरण एक में Q1 Q2 का मान क्रमशः रखने पर। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ इसको हटा के समीकरण एक की सहायता से लिख सकते हैं समीकरण एक में Q1 Q2 तथा Q3 का मान रखने पर, मान रखने पर। तो मान रख देते हैं तो हम देखते हैं बच्चों Q बराबर क्या मिलता है। Q बराबर मिलेगा C1, V मिलेगा, प्लस करेंगे, यहाँ पर हमने 1 लिखा है इसको 2 कर दीजिएगा, तो आप क्या लिखेंगे C2 और V और प्लस फिर क्या लिखेंगे C3 और V। देखिए इस समीकरण को Q इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो V यहाँ है, V यहाँ है, V कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखिए तो Q बराबर आपको मिल गया दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हम यह भी जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है। Q इज इक्वल टू अगर आप निकालिए वहाँ से तो आप देखिए Q इज इक्वल टू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, Q बराबर CV। आप हमने पहले बताया है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर Q की जगह हम CV रख दें तो कोई दिक्कत नहीं इस पक्ष में। तो समीकरण नंबर 2 में Q बराबर CV पुट करने पर तो आप देखेंगे ये देगा CB इज इक्वल टू V एंड C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। आप V को काट दीजिए, C बराबर आप देखेंगे आपको परिणामी जो संधारित्र की धारिता है वह मिल जाएगी बच्चों। अर्थात अगर हम देखें तो हमारा कहने का मतलब ये है कि समांतर क्रम में जोड़े गए अगर तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता की बात किया जाए तो तीनों संधारित्रों की क्रमशः जो संधारित्र की धारिता होगी उन्हीं का जो बीजगणितीय योग होता है वही हमारी तुल्य धारिता कहलाता है बच्चों। अर्थात अगर हम देखें तो समांतर क्रम की बात लगभग कंप्लीट है। श्रेणी क्रम बच्चों और समांतर क्रम ये दोनों बातें आपसे परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। नीट हो, जेई हो और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर आता है एक क्वेश्चन कि आप कहीं श्रेणी क्रम का कोई परिपथ दिया रहेगा, कहीं श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े रहते हैं, कहीं समांतर क्रम में। हम इसकी मूलभूत संरचना को जब समझ लेते हैं तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होता है। बस उसका मान रख देंगे, आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बोर्ड के परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन इससे बहुत सरल सा पूछा जाता है और आप जब इसके कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान सा हो जाएगा कि आप देखेंगे कि हाल में अभी देखिए नीट और जेई परीक्षाओं के लिए बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। बच्चे पता नहीं मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं कि नहीं। सरकारें चाह रही हैं परीक्षाएं अवश्य ली जाएं, तो अच्छी बात है। परीक्षाओं के पक्ष और विपक्ष में हम नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर जानते रहिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप परीक्षा में सम्मिलित होइए। अच्छी तैयारी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं और पेपर बहुत ही कठिन भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो वह पेपर कठिन हो जाएगा। दशा और दिशा दोनों निर्धारित करते हैं एग्जाम, कोई बात नहीं है। आप देखिए नीट और जेई में एक क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए हमने उसकी चर्चा किया। आप देखेंगे नीट के एग्जाम में पेपर होने के बाद कि एक क्वेश्चन जरूर संधारित्र से जरूर पूछा जाता है। ये धारिता और संधारित्र का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर हम देखें तो हमें इस समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा गया बच्चों तो उसमें हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ वह क्या कह रहा है, वह बच्चों यही कह रहा है कि अगर समांतर क्रम में जोड़े गए 3 संधारित्र हों C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी तरीके से डाट हम Cn तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखें तो जितने संधारित्र होंगे उनकी संख्या अगर n हो तो तुल्य धारिता अगर इसमें देखी जाए जब ये आपस में बराबर हो जाएं, अर्थात C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn तक आप लिख दीजिए। सबकी धारिताएं अगर बराबर हो तो C बराबर आप लिख सकते हैं n इंटू C, यानी जो उसकी धारिता दी होगी अगर सबका मान आपस में बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू NC। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिससे आप समझ जाओगे इसका यूज कैसे होता है। जैसे हमने कह दिया कि श्रेणी क्रम में, जैसे आपका दिमाग या कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए किसी ने कह दिया श्रेणी क्रम में 100 लिख दिया, 100 संधारित्र को जोड़ा गया। अब देखिए आपको
कितना आसान सा कॉन्सेप्ट पूछेगा। 100 संधारित्रों को, क्लियर, आपस में जोड़ा गया है, ठीक, 100 संधारित्र को आपस में जोड़ा गया है। और कैसे जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब आपसे पूछेगा कि यदि, देखिए कंडीशन क्या कहा, श्रेणी क्रम में नहीं, यहाँ समांतर क्रम लिख दीजिएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर वाला आसान है तो श्रेणी वाला थोड़ा उसका उल्टा हो जाता है और कुछ होता नहीं, तो हम इसको थोड़ा हटा देंगे। क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। 100 संधारित्रों को आपस में जोड़ा गया समांतर क्रम में यदि, ठीक है, प्रत्येक की, यहाँ लिख दिया जाएगा, प्रत्येक की धारिता या संधारित्र की धारिता क्या है, लिख देगा संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है। तो आपसे कहेगा कि आप बताइए कि समांतर क्रम में जोड़े गए समस्त संधारित्रों की कुल जो धारिता होगी वह कितनी होगी। तो बच्चों देखिए क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए तरीका इसका क्या है, वो कॉन्सेप्ट से ही आएगा। आप जानते हैं जब आपस में संधारित्र की धारिताएं बराबर होती हैं और जब समांतर क्रम हो तो उसके लिए आपने फार्मूला देखा है, C = NCN आप लिख सकते हैं, यानी समस्त का योग। तो N क्या है और CN का मान दिया रहेगा, C ही उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समस्त CN का मतलब ही है कुल संधारित्र की धारिताएं। तो देखिए नंबर आप कितने हैं, ये 100 हैं, और C1 = क्या होगा, C1 = C2 = C3। तो इसके स्थान पर C1 भी रहेगा, C ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड दी है, तो 1 माइक्रोफैरड = 6। ये आप जानते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 100 पंचे आप जानते हैं, 100 का गुणा 5 में करेंगे तो कर दीजिए 0 0 और 500 गुणित 10 की घात कितना आया, -6 क्या फैरेड आया। तो आप देखिए या इस तरीके से हमने देखा कि इसको और हल करना है, दशमलव यहाँ रख दीजिए तो आपको मिलेगा 5 × 10 की पावर, ये 2 पावर उधर घटेगी तो आएगा 10 की पावर -4 क्या फैरेड। ऑप्शन में से लिखा रहेगा, आप देखेंगे कि 5 × 10 की पावर -4 फैरेड, फिर लिखा रहेगा 2 × 10 की पावर -3 फैरेड। ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा और आप देखेंगे कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर श्रेणी क्रम का होगा तो श्रेणी क्रम की भी तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे। बहुत आसान सा फार्मूला डिराइव करवा दिए हैं। कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा बच्चों, किस चैप्टर से पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, यह बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब ऐसे 100 को जोड़ेंगे तब आप निकालेंगे तो 100 बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यह आपको एक परफेक्ट कंडीशन में बता दिया जिसको यूज करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने लिख के भेजा है, उस क्वेश्चन के बारे में वह जानना चाह रहा है, उसके क्वेश्चन को भी बता देते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप हमारे पुरानी नोट्सों को देखेंगे तो पुरानी नोट्सों में इसका जिक्र है। पुराने साल के पेपर में भी हमने तमाम प्रकार के जो टेस्ट पेपर लेते हैं उसमें यह क्वेश्चन दिए थे, और अगर आप देखे होंगे ठीक से तो आप समझ जाते, लेकिन आपने कल भी पूछा, अक्सर उसका डिस्कशन कर दीजिएगा। तो 5 मिनट में इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन लिख के भेजा है और उसने पूछा है कि सर अगर इस पर क्यू चार्ज हो, कोई एक रेखा हो, दोनों पर समान प्रकार के प्लस क्यू चार्ज रखे हों और उनके मध्य बिंदु पर, कहाँ पर, मध्य बिंदु। बच्चे इसमें देखिए इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वह कूलाम का नियम है। कौन सा नियम है? कूलाम का नियम। जब तक हम जानेंगे नहीं कूलाम का नियम तब तक हम इसको हल भी कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कूलाम के नियम पर आधारित है ये। पहले फिजिक्स में नियम, कंसेप्ट क्या है, विज्ञान के लिए निगमन बहुत जरूरी होता है। तो कूलाम का नियम आप जानते हैं, लिख लीजिए, इधर सब लोगों को पता होगा। इतनी बार लिखा हूं कि यहाँ आप Q1 Q2 लिखते थे और ये R² होता था, ठीक, बल था, ठीक, न्यूटन लिख दीजिएगा मात्रक। तो कहने का मेरा मतलब है कि बच्चे ने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें यह पूछा है कि इस पर प्लस क्यू चार्ज हो और इस पर प्लस क्यू चार्ज हो, इसके मध्य बिंदु बोला है। क्या बोला है बच्चे ने? बोला इसके मध्य बिंदु पर सर बताइएगा। तो मध्य बिंदु पर एक और चार्ज ले आ दिया Q', क्लियर। मध्य बिंदु पर कहा कि एक Q' चार्ज रख दिया गया है। तो आप बताइए कि यह संतुलन की अवस्था पर किस सिचुएशन पर या कितना चार्ज इस पर होगा जब वह संतुलित होगा। बच्चे संतुलित होने के लिए आप जानते हैं कि दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। बल बराबर हो जाएंगे तो आप संतुलन की अवस्था पर आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले इस प्लस क्यू और प्लस क्यू
के संदर्भ में हम कूलाम का नियम लगाएंगे, यानी जहां Q1 Q2 है तो ये Q बराबर दिया है क्वेश्चन में, तो आप वहां पर रख देंगे। तो इनके बीच की दूरी चाहे R ले लीजिए चाहे X ले लीजिए, X ले लेंगे तो और अच्छा है, R ले लेते हैं तो भी अच्छा है, कुल मिला के डिस्टेंस ही, जब यह पूरी दूरी X है तो ये क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ये भी x/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रश्न में कहा है मध्य बिंदु पर रखा जा रहा है। बच्चे दूरी अगर पूछता तो आप x मान के तो भी दूरी निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर दूरी ने पूछ के चार्ज पूछा है तो चार्ज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए Q प्लस Q और प्लस Q के बीच लगने वाला जो पहले बल होगा उसको देखिए, वह कूलाम के नियम से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब Q आपस में बराबर है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q रख देंगे तो Q इंटू Q अपान पूरी दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, देखिए पूरी दूरी x² है, तो ये बल जो लगेगा, अब आप देखिए यहां से यहां तक, चाहे जिसको एक ले लीजिए, यहां से यहां तक जो बल लगेगा उसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कुल मिला के इनका योग क्या होना चाहिए, 0 होगा, क्योंकि पूछा है संतुलन की अवस्था में। संतुलित ये तभी होगा जब इन पर लगने वाले बल आपस में 0 होंगे, अर्थात इन पे लगने वाले बल कम और ज्यादा नहीं हो, कम ज्यादा हो जाएंगे तो संतुलित हो जाएगा। बच्चे ने ये भी पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जब तक हमें कूलाम का नियम नहीं पता रहेगा तब तक हम नहीं लगा पाएंगे। अब दूसरे को अगर देखें, Q डैश निकालना ही है, Q डैश और आप ले लीजिए Q अपान इसके बीच की दूरी हम लेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हम कहें इसकी डायरेक्शन, इस ओर एक बल लग रहा है F1 और इस ओर एक बल लग रहा है F2, तो पहला वाला बल हमने लिखा है F1, इसको भी ले सकते हैं F2, कुल मिला के F1 और F1 प्लस F2 को क्या करना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे इसी पर एक और कोई बिंदु दे दिया जाता तो हम तीसरा बल ले लेते, इसी तरीके से और कोई आकृति ऐसी दे दी जाती, 4 होता 5 होता, अच्छा होता, डट डट बताए ना, कोई भी क्वेश्चन होगा सब कॉन्सेप्ट से आ जाता है, बस बच्चों समझने की जरूरत होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी लिख दीजिए, इसको तो हम कॉमन कर देंगे तो वो अपने आप कट जाएगा, इसके बीच की दूरी क्या है, x/2 रखेंगे, बस यही ध्यान देना है, और दिस इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को चाहे इसको उधर कर दिए चाहे इसको, जिसको आपकी अच्छा लगे, तो Q डैश एंड Q और 1 अपान क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या है x/2 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल, इसी टर्म को उधर कर देंगे, उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही माइनस इसको संतुलित करेगा, क्योंकि बल की दिशाएं अपोजिट होंगी। अगर एक हो जाएंगी तब देखिए, एक ही अगर दिशा में हो जाएंगी तब दिक्कत हो जाएगी। तो चार्ज पर भी निर्भर करता है, चार्ज के साथ साथ कूलाम के नियम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं Q का स्क्वायर बटा, बोलिए x²। तो अब देखिए इस तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया, अगर ये कट गया तो जो बचा हुआ टर्म है वही हम लिख देंगे। हमें निकालना क्या है, हमें Q डैश का मान निकालना था, यानी जो चार्ज रखा गया उसी का मान देख रहे हैं। तो देखिए Q डैश Q अपान, आप क्या लिखेंगे, x अपान, इसको लिख सकते हैं x²/4, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² और 2 का 2 दूना 4। इधर क्या बचा बच्चे, इधर बच रहा है Q² अपान क्या, x²। आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, ठीक, समझ में आई बात की नहीं। अब ये बचेगा क्या, ये बचा Q, एक कट रहा है, 2 नहीं, ध्यान दीजिएगा, Q डैश अपान x² की पावर 4, और दिस इज इक्वल टू, ये बचेगा एक Q इसमें बचा रहेगा x², इतना मिलेगा। इतना मिलने के पश्चात थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर देंगे, हमें उसका मान मिल जाएगा। लेकिन हाँ, माइनस चिन्ह के साथ इसको लेते चलेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा संतुलन की अवस्था में। तो आप देखिए ये बटे का बटा 4 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या देगा, 4Q डैश अपान Q x² इज इक्वल टू, ये देगा -x अपान x²। तो देखिए दोनों तरफ x² है, काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, आप देखिए 4Q डैश इज इक्वल टू -Q बचा, निकालना हमें Q डैश था, तो Q डैश इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो -Q अपान 4
यानी जो हमारा इससे निष्कर्ष क्या निकला बच्चे, यानी जो Q डैश रखा गया उसका मान Q/4 रहा होगा, तभी वह और माइनस की अवस्था में रहा होगा, तभी वह क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, अदरवाइज वह संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को, जितना डेरिवेशन लगभग पहली यूनिट का हम कंप्लीट किए हैं, तैयार रखिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए गए सिद्धांतों के अनुरूप काम न करे। देखिए कूलाम के नियम से ही आपका था और इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ना जानते हो। आप कूलाम के नियम को ठीक से पढ़ लीजिएगा, आसानी से आप जान जाएंगे। उस वीडियो को देख लीजिएगा, कूलाम के नियम को अच्छे से आप क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं जान रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। आप एक बात को ध्यान देंगे, अर्थात जो आपने चार्ज रखा था वह प्रारंभिक चार्ज का 1/4वां भाग होगा, तभी वह संतुलित हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।